अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत का अप्रैल के महीने में बजट से पहले ही अब 28वीं आईनी तरमीम लाने का ऐलान सामने आ गया है। बैरिस्टर रकील कहते हैं कि तरमीम का बराह रास्त बजट से ताल्लुक है और मकामी हुकूमतों को हमने मजबूत करना है। बातचीत से आगाज होगा तो तरमीम 4 माह में तैयार हो जाएगी। MQM के साथ बजट से कबल मामला तय करने हैं, जबकि वफाकी वजीर और मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी 28वीं आईनी तरमीम की तस्दीक करते हुए ये कहा है कि जल्द हम 28वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। ये तरमीम अवामी मसाइल से मुतालिक होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम हम जल्द लाएंगे और वो मंजूर हो भी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में राना सना कहते हैं कि तरमीम को पास करना पार्लियामेंट का हक है और जजेस ने इनके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती अहम इत्तेहादी MQM ने भी 28वीं आईनी तरमीम का इशारा दिया है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया है कि आइंदा चंद माह में एक और आईनी तरमीम मुतवक्के है, जिसमें बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक कुछ तब्दीलियां आएंगी। वो आईनी तरमीम में शामिल होंगी जिसका मुतालबा MQM पाकिस्तान हमेशा करती आई है। वो कहते हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से इस आर्टिकल में मुजवज़ा तरमीम का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें 28वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाकर अब ज़ेर बहस लाया जाएगा। एक तरमीम अभी पास हुई है और उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, लेकिन अब एक नई तरमीम की तैयारी बहुत ही तेज़ी के साथ की जा रही है। ये तरमीम क्यों लाई जा रही है, इतनी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, क्या वजह है कि इनमें इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है, इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब 27वीं आईनी तरमीम का मामला तो हो गया ख़त्म, जैसे तैसे हुकूमत ने अपनी एफर्ट्स की और बहुत स्पीडली उसको पास करवा दिया, लेकिन दूसरी जानिब अब 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, लेकिन इसके अंदर उन सेंसिटिव पार्ट्स को टच किया जा रहा है जिसके ऊपर अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, जिस पर MQM पाकिस्तान जो है वो इसके साथ खड़ी है। तो सर जल्दी क्या है, क्या बैकएंड पे चीज़ें हो रही हैं कि इतना जल्दी इन तरमीम को लाया जा रहा है? देखें कितनी दिलचस्प बात है कि 26वीं आईनी तरमीम 5-4 दिन के अंदर पास हुई, तो यही बात हुई कि जल्दबाजी है। 27वीं आईनी तरमीम में डिबेट हुई, सेनेट में भी 2 दिन, नेशनल असेंबली में 3 दिन, कमेटी में गई, तो फिर कहा गया कि ये जल्दी है। अब जो 28वीं आईनी तरमीम है, आपने खुद कहा कि ये मुतवक्को है मार्च अप्रैल में कहीं, अगर ये फाइनल हो जाती है, तो फिर भी यही कहा जा रहा है कि ये जल्दी है। तो अब तो महले अभी नवंबर है और मार्च अप्रैल तो बहुत दूर है। लेकिन आते हैं अब सब्जेक्ट के ऊपर के सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसका क्योंकि 3-4 इश्यूज थे, ये वही इश्यूज हैं जो 18वीं तरमीम के फौरन डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको याद होगा 18वीं के फौरन बाद, क्योंकि बहुत से लोगों को ठीक। अच्छा राजा साहब मसाइल, अच्छा सर की आवाज बाद में जी बोलें सर, जो बाद में मसाइल का शिकार हो सकती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर सबसे पहले आप अगर आ जाए इस पे सूबों के और मरकज के वसाइल के दरमियान वसाइल की तकसीम, इसमें क्या था कि पहले था कोई 49% था सूबों का हिस्सा डिविजिबल पूल में। डिविजिबल पूल होता है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, और उसको बढ़ा के तो 57.8% कर दिया गया था। तो उसी वक्त ख्याल ये किया जा रहा था कि जो मरकज के पास जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने के लिए ये फंड शायद नाकाफी हो, पेंशन होती है, सैलरीज है, तो उस पे एक तो ये डिबेट है। और बिलखसूस बदलते वक्त के साथ दहशतगर्दी के फरोग के साथ क्या हुआ कि जो एंटी टेररिज्म के जितने अदारे हैं वो भी मरकज की जिम्मेदारी में, मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है, बॉर्डर्स के जो हालात हैं उस पे, तो इसकी वजह से उसमें तरमीम की जरूरत पेश आई। अब पीपल्स पार्टी को उस पे जरूर उस पे है एतराज, क्योंकि 18वीं तरमीम के खालिक बुनियादी यानी जो मूवर थे वो सारी जमातों ने उसमें वोट दिए थे। तो ये बड़ी आसानी से इसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और इसके 2 सोल्यूशन नजर आते हैं, या तो उस प्रोपोर्शन में तब्दीली की जाए, या अगर
NFC अवार्ड को नहीं छेड़ना तो सूबे अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें सही। उन सारी चीजों में। मसलन मैं मिसाल अगर दूं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो इसको बेनिफिशियरी तो सारे सूबे हैं, लेकिन फंड मरकज से जाता है, तो अगर टू दैट एक्सटेंट सूबे कंट्रीब्यूट करें तो इस किस्म का कोई सोल्यूशन आराम से निकल आएगा। ठीक है, ये तो एक दरमियानी रास्ता है जो निकालने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी जानिब जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से MQM पाकिस्तान आपसे डिमांड कर रही है, पिछले कुछ वक्त से 26वीं आईनी तरमीम से लेकर अब 28वीं आईनी तरमीम में इसको हिस्सा बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़े वाज़ेह स्टैंस है सर इसके ऊपर कि ऑलरेडी यहाँ पर एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम तो मौजूद है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है तरमीम की और तब्दीलियों की। लेकिन दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान सर आपको ये कहती है कि अगर आपने नहीं की तब्दीलियां, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चले, आप इसको आपने शामिल नहीं किया 28वीं आईनी तरमीम में, तो फिर हम अपने जो इस्तीफे हैं वो टेबल कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो इस सिचुएशन से निकलने का भी कोई वे आउट होगा? जी बिल्कुल होगा जी। देखें, बल्दियाती निज़ाम जो है वो जदीद जमाने की असर हाजिर के तकाजों में शामिल है, और जो डेवोल्यूशन का प्रिंसिपल है जिसकी के एडवोकेट खुद पीपल्स पार्टी रही है हमेशा से, उसमें डेवोल्यूशन यहाँ पे आके रुक नहीं जानी चाहिए कि सूबों पे को वसाइल की मुंतकिली और इख्तियारात की, उसके बाद मजीद डेवोल्यूशन की भी जरूरत होती है। और जो MQM का मुतालबा है, और उनका चूंकि कराची सिंध के 2 बड़े शहर जो है वो उनमें उनकी आबादी भी है और उनकी नुमाइंदगी भी जो है वो जरा ज्यादा है बनिस्बत रूरल सिंध के, तो इसका भी सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने मंशूर में भी बल्दियाती अदारों का कयाम, उनको स्ट्रेंथन करना, अवाम को उनके थ्रू स्ट्रेंथन करना और अपने मकामी हुकूमत, ठीक है, चलिए इसकी मंशूर में शामिल है, मुस्लिम लीग नून में भी और तकरीबन तमाम सियासी जमातें। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं कि चले हम बल्दियाती निज़ाम के ऊपर बात कर भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सूबों की हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है वो तो बड़ी सख्त गुफ्तगू है, क्योंकि आपने सुनी कि सिंध की तकसीम की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि कोई केक थोड़ी है कि काट दें उसको, सूबों में तकसीम कर दें। तो इसके हवाले से एक बड़ा सख्त किस्म का स्टैंस है ऑलरेडी, तो इस पर आपको लगता है कि दोबारा से डिबेट होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये देख रही है और कह रही है कि ये डिबेटेबल बात ही नहीं है, ये हम सुनेंगे भी नहीं। इवन देखिए, सूबों की जो तकसीम है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अच्छा, ये कोई ज्यादा काबिल इतराज बात नहीं है। भारत को देखें कि जब वो तक आजादी के टाइम उनके कितने सूबे थे, आज तकरीबन दुगने हो चुके हैं उनकी जो प्रोविंसेस है। इस तरह दीगर जगहों पे भी अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और उसके प्रोविंसेस हमसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसकी जो तकसीम का कोई फार्मूला जो भी बने वो लिसानी बुनियादों पे या नस्ली बुनियादों पे नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के तौर पे अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी नौबत नहीं आएगी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो जाती है नीचे, तो फिर जो MQM का अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा मुतालबा आना भी है तो वो भी उससे फोरगो करेंगे, क्योंकि उनका तो बुनियादी मुतालबा तो बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रेंथन करना है, सूबों को वसाइल है वो बल्दियाती अदारों को भी इसी हवाले से मुंतकिल करना है। तो ये सारी चीजें वो हैं कि जो जमहूरी अमल में डिबेट होती है, इख्तिलाफ राय होता है जमातों का, वो यकीनन इस वक्त भी मौजूद है, जब बातचीत शुरू होगी तब भी होगा। लेकिन देखें, 26वीं आईनी तरमीम इसकी एक मिसाल है कि उस वक्त अपोजिशन जो हुकूमत के साथ बैठने पे आमादा नहीं थी, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के थ्रू उन्होंने अपना ये मुतालबा पेश किया कि हम आईनी बेंचेस की हद तक राजी हो जाएंगे, तो हुकूमत ने उन्हें अकोमोडेट किया और उनके मुतालबे की वजह से जो है वो 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालतों से आईनी बेंचेस पे गए थे। तो इस किस्म की जब गुफ्तगू होगी, तालीम का मसला है, आप देखें कि जब तालीम डिवॉल्व हुई तो हायर एजुकेशन भी डिवॉल्व हो गई। अब हायर एजुकेशन की डेवोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान के असातिज़ा को इंटरनेशनल जो हमांगी है निसाब के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के सिस्टम्स के साथ, उसमें बड़े मसाइल का सामना है। मसलन आप जो 4 साल बैचलर्स प्रोग्राम, BS प्रोग्राम आया, इसको इंट्रोड्यूस कराने में हुकूमत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा।
تو یہ اسی طرح یونیورسٹیز کی فنڈنگ کا ایشو ہے. آج بھی پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یونیورسٹیز کو فنڈ کر رہا ہے. تو اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں. نصاب کا مسئلہ سر فہرست جس میں تحریک انصاف کا بھی مطالبہ یہی تھا اور ان کا خیال تھا کہ جی ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے آؤٹ لائن کے لیے, یہ نہیں کہ ایک ایک زیر ضبط لیکن آؤٹ لائن. تو ان ساری چیزوں پہ آبادی کا ایشو ہے. تو اس میں ایک اچھی سولوشن نکلے گی جب بیٹھیں گے, اور اس میں ایمپل ٹائم بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ اس کا ایک بہتر سولوشن نکل کے نوک پلک سنوار کے 28ویں ترمیم سامنے آئے گی. ٹھیک ہے راجہ صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی شہزاد سعید چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کر لیتے ہیں اور کچھ ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ جو آپ کا سٹینس ہے ان ساری ترامیم کو لے کر وچ از ویری پازیٹیو. آپ بڑے پازیٹیولی ویسے ہمیشہ سے بات کرتے ہیں راجہ صاحب آپ, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ, لیکن ایک الگ اینگل بھی ہوتا ہے, ایک الگ تھاٹ پروسیس بھی ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. مے بی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتی ہو, بلدیاتی نظام کی بات کو یا پھر صوبوں کی تقسیم کے. آپ نے کہا کہ یہ انتظامی معاملات تک محدود ہے. شہزاد صاحب السلام علیکم. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی بیچ میں ڈسٹریکٹ ہوگی تھی, دوبارہ بولیے گا. شہزاد صاحب اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ آلریڈی راجہ قمر الاسلام صاحب موجود ہیں اور ہم سب بات کر رہے ہیں اب 28ویں آئینی ترمیم کو لے کر, جس کے اندر ایم کیو ایم پاکستان نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اس کو کیا ترمیم کرنی ہے, کیا چینجز چاہیے, اور اس کے اوپر ریبرٹل بھی آ گیا. سندھ گورنمنٹ نے بھی بتا دیا کہ اب ہم کیا روٹ رکھنا چاہتے ہیں, کیا پیٹرن رکھنا چاہتے ہیں, کن چیزوں کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں اور کن کو ہم رول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ابھی ڈیمانڈ کر رہی ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پریکٹیکلی اس چیز کے اوپر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ. دیکھیے ڈیمانڈ ایک سیاسی جماعت ہے ایم کیو ایم, بیٹھ کے کریں, ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کر لیں, بیٹھ کے کریں. مطلب کسی بھی چیز کو آن دا فلور آف دا ہاؤس لانے سے پہلے, فلور آف دا ہاؤس از دا بیسٹ اینڈ دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ ریسپیکٹڈ فورم in any state. تو اس لحاظ سے بہت اہم بات ہے پریس میں لانے سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے, جن چیزوں پہ ان کو مسائل لگتے ہیں کہ جن کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے, جن پہ بات کی جا سکتی ہے, جو جمہوریت کی اور آئین کی مضبوطی کے لیے مستقبل میں بہتر ہو سکتے ہیں, تو ضرور ان پہ بات ہو سکتی ہے. باقی ایک اور چیز کہ دیکھیں, آئین وقت کی ضرورت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ترامیم کوئی اچھمبے کی اور انوکھی باتیں نہیں ہیں. ہاں وہ ترامیم ایسی ضرور ہونی چاہیے جو صوبوں کی حقوق کا تحفظ کر سکے, جو پاکستان کے عوام کا ہر لحاظ سے ان کا تحفظ کر سکے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترامیم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہزاد صاحب جو بلدیاتی نظام کی چینجز کی بات کر رہے ہیں, تو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کنونس کر لیں گے. آپ کی بات وہ سن رہے ہیں, ساتھ ہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کنونس کر پائیں گے؟ اس کے اوپر بھی ایک ایسی چیز نکل سکتی ہے, ایسے پوائنٹس نکل سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریفائنڈ فارم ہو جائے, بلدیاتی نظام میں کچھ ایسی ایڈوانس چینجز آ جائیں کہ جو لوگوں کے لیے ہوں, جو جمہور کے لیے ہوں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پھر کھڑی ہوگی ان بلدیاتی نظام کی چینجز کے ساتھ ترمیم کے حوالے سے سر؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس ترمیم کے لیے ساتھ کھڑی ہوگی, کہیں سے بھی آئے, ایون اگر پی ٹی آئی سے بھی آئے, جو جمہور کے لیے, آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, جو جمہور عوام کے حقوق کے لیے ہو, ان کی بہتری فلاح کے لیے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی تو جماعت ہی جمہوری جماعت ہے. اس کی تو پوری ہسٹری اس کے بننے سے, قیام سے لے کے آج کے دن تک صرف عوام کی خاطر ہے. ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ ہاں, لیکن اس کے لیے پھر اگر کوئی سابقہ ماڈل تو ایسا ہے کوئی نہیں, میرا نہیں خیال راجہ صاحب کے پاس بھی ہوگا یا کسی اور کے پاس, کہ جس کو آپ اٹھا کے لوکل ماڈل کو اٹھا کے آپ ریپلیکیٹ کرنا چاہیں. ایسا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے. ایوالو ہو رہے ہیں, اس میں ضرور ہمیں صلاح از موسٹ ویلکم. ٹھیک ٹھیک. راجہ صاحب آپ نے بات سنی شہزاد صاحب کی, کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ماڈل موجود ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر, لیکن اس کے اندر اف ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ عوام کے لیے, جمہور کے لیے ہے اور ڈیڈیکیٹڈلی انہی کے تحفظ کے لیے, انہی کی آسانی اور بہتری کے لیے ہے, تو سر یہ تو پھر قائل ہو گئے, یہ تو بڑی آسان چیزیں ہوگی نا سر؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آئین, قانون, کوئی ترمیم, اس پہ تو
कुछ ना कुछ इल्जाम वाहिद के लिए है, किसी सियासी जमात के लिए है, लेकिन बलदियाती निज़ाम वो वाहिद चीज है जिसमें किसी और के लिए होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो इतने नीचे लेवल पे आके होता है कि उसका कोई एक इनफरादी शख्स, एक सियासी जमात जो है वो बेनिफिशरी हो नहीं सकती, वो बिल्कुल जो है वो नहीं हो सकती। इसलिए और जरूरी नहीं होता कि किसी सिस्टम में कोई मॉडल जो है वो पहले से मौजूद हो। मसलन हमारी 27 आईनी तरमीम हुई तो क्या कोई मॉडल मौजूद था लोकल इंडिजिनस? तो एक पुराने जो तजर्बात होते हैं उसकी रोशनी में कानून, आइन, कोई भी सिस्टम वो आगे की तरफ इवॉल्व करता है। यानी दुनिया भर में कभी भी कोई चीज पीछे की तरफ नहीं गई कि आप कहें कि पहले से कोई मौजूद है तो उसे रेप्लिका किया तो सर, जाए। अगर ये इतनी अच्छी चीज है और इतनी प्रैक्टिकली चीज है कि लोगों के तहफ्फुज़ के लिए, उनकी आसानी और बेहतरी के लिए है, और बहुत ही हम बात कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जाती है, पेनिट्रेट करती है वहां पर, तो सर पंजाब में क्यों इंतखाबात पर इतनी मरतबा मुलतवी होते हैं बल्दियाती? और फिर इस्लामाबाद में अगर हम देखें 3-4 बार मुलतवी होने के बाद कल ही अभी ऑर्डर आया है कि ठीक है अब आप करवा ले, हुक्म दिया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात करवा ले, तो वहां पर ये चीज क्यों नहीं प्रैक्टिस की जा रही है? इसकी कोई रीजन है सर? देखें, इसके दो कंपोनेंट है ना। एक कंपोनेंट है बल्दियाती इंतखाबात को इंट्रोड्यूस करना और बल्दियाती सिस्टम को एग्जीक्यूट करना, और एक है कि उसकी जो बल्दियाती सिस्टम है उसको इवॉल्व करना, उसको बजाते खुद इवॉल्व करना। यानी ये दो मुख्तलिफ चीजें। इसमें बिल्कुल जो है बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। अगर वो नहीं भी हुए, सबसे ज्यादा अगर आप देखें पंजाब की तारीख में बिलखसूस, तो बल्दियाती इलेक्शंस जब भी हुए हैं, 2015 में हुए थे, तब भी जो है वो आखिरी बल्दियाती इलेक्शन 2015 में हुए तो किसने कराए थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इससे पहले 2000 उसमें हुए, 1997 में हुए, 93 में हुए, 87 में हुए, तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराए, बाकी किसी जमात की हुकूमत में नहीं आए। अगर किसी वजह से नहीं हो सके तो वो हो जाएंगे। लेकिन ये दो बातें, जो एमक्यूएम का मुतालबा है वो बल्दियाती इंतखाबात का नहीं है, वो बल्दियाती इंतखाबात के बल्दियाती इदारों को एम्पावर करने, पूरी सेटअप की बात हो रही है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। आई अंडरस्टैंड दैट। लेट मी टॉक टू शहजाद साहब। शहजाद साहब, चीमा साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो पंजाब ने अभी एक सेटअप मुतारिफ करवाया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बल्दियाती निजाम का, उसको हतमी शक्ल दी है, अगर आपकी वो नॉलेज में है, इफ यू हैव सीन दिस, तो आपको लगता है क्या रेट करेंगे आप उस सेटअप को, और क्या वो आगे जाकर कोई एग्जांपल सेट कर सकता है? आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किसी भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी अमेंडमेंट जब आती है ना हेस्ट में, भले वो बड़ी खूबसूरत ही क्यों ना हो, उस पर सवालिया निशान हो। सर, आपने बहुत शानदार बात की है। और आप यकीन कीजिए, अभी ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस या इन्होंने ये जो एक्ट पास किया है पंजाब असेंबली में मुस्लिम नवाज हुकूमत ने, उसमें कोई डेलिब्रेशन नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द रूलिंग पार्टी, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मुझे एक चीज नहीं समझ लगती। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2002 में आया, 4 लोग बैठे, अहम शख्सियात, उनके अभी नाम लेने की कोई दुख नहीं बनती, और उन्होंने हफ्ते 10 दिन जिनको अपना काम करते थे, रात को वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2002 पे काम करते थे, जो कि पूरा मुल्क का बना रहे थे। उन्होंने बना के तो वो पेश कर दिया और वो ऑर्डिनेंस पास हो गया और उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता। आपने एक निजाम बनाना है, जब आप उसकी अहमियत पे इतने जोश और खरोश के साथ बात कर रहे हैं कि वो दुनिया का बेस्ट निजाम है, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो एम्पावरमेंट है, किसी जमात को नहीं वो बहुत वो देता, सुप्रीमेसी देता, तो इन सारी अगर इतनी अहमियत है तो उस पर कम से कम 6 महीने तक ला लो यार। उसको सामने रखो, उसको सोसाइटी के रखो, लोकल गवर्नमेंट्स को उसमें एंगेज करें। और लोकल गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट है, ऑफ इकोनॉमी है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट टू द ग्रास रूट्स ऑफ द ग्रास रूट्स। अगर आपने अगेन वो करके सिर्फ इसलिए क्योंकि वो करना है और उसका प्रेशर है, और सिर्फ इसलिए अगर करना है तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने फिर भी सेंट्रलाइजेशन रखनी है कि आपका तमाम इक्तदार
आपकी तमाम इंतजामी अमूर अगर लाहौर में आपके सूबाई दारुल खिलाफा में ही मरकूज रहने हैं, तो फिर मत कराइए इलेक्शन किसी भी सूबे में। लाहौर की तो अभी ये बात चूंकि छिड़ गई तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ, पंजाब में नहीं हुए। और जो साबका अदवार की मोहतरम राज साहब फरमा रहे, अभी जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर क्या बहस करनी है। लेकिन हमारे पास हर आने वाला दिन बेहतरी की गुंजाइश और सोच के साथ आता है। आगे अब बेहतर कर ले। हम हर वो प्रोग्राम बनाते हैं जो मुझे मुस्तहकम करे, मैं वो बनाता हूँ। जो मेरी जमात को सरबुलंदी अता करे, मैं वो बनाऊँ। और लेकिन जो सर एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है जो चीमा साहब आपसे पूछना जरूरी समझती हूँ, वो ये कि जहां तक सिंध के अंदर सूबों की बात आती है, अब ये छिड़ गया सारा मामला आपके सामने है, तो यहाँ पर आप एक बड़ा गुस्से वाला एग्रेसिव स्टेटमेंट रखते हैं और बड़ा अलग अंदाज रखते हैं कि यहाँ पर तकसीम की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि राजा साहब ने बोला कि हम एक इंतजामी ढांचे की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की बात कर रहे हैं, हम जियोग्राफिकली उसको चेंज करने की बात नहीं कर रहे। बट देन अगेन आप पंजाब में सूबे की बात करते हैं, लेकिन सिंध के अंदर जब व्हेन इट कम्स टू सिंध तो आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या सर के साडा कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता टॉमी, ये कौन सी बात है? देखिए बात ये है कि हम अगर सिंध में ये बात होती है कि वहां ये नहीं होना चाहिए और पंजाब होना चाहिए, तो उसकी बुनियादी शायद एक वजह हो। अच्छा। और वजह ये है कि मुंतकली इक्तदार हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील तक हो चुका है वहां पर। तो जब इंतजामी मामलात के लिए आपने बाउंड्रीज बनानी है ना, जैसे राज साहब फरमा रहे हैं, जोग्राफिया की बुनियाद पे तो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सक्खर को कराची से अगर जाके तो मामलात करने पड़ेंगे, हाई कोर्ट अगर कराची में होगा, उसके बाकी मामलात अगर कराची में होंगे, तो फिर सक्खर को एक सूबा बनाने में कोई इतराज नहीं है उस डिवीजन को। लेकिन मुझे अर्ज कर लेने दीजिएगा, लेकिन अगर NICBD सक्खर में होगा, अगर गंबद खैरपुर में होगा, अगर हाई कोर्ट सक्खर में होगा, अगर आपकी वो जो IBA सक्खर में होगी, तो फिर सक्खर के पास तो सारा कुछ आ गया ना, तो फिर तो उसे वो करने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर राजनपुर जो कि बाउंड्री बन जाती है सक्खर की, सिंध की और पंजाब की, सादकाबाद बाउंड्री बन जाती है, वो अपनी हर चीज में मुंतजिर है लाहौर की इमदाद, हर चीज में। तो फिर सादकाबाद और राजनपुर का फैसला लाहौर के साथ जरा उसकी पैमाइश कर लीजिए। तो ये सारी चीजें किसी रीजन की बुनियाद पे की जा रही हैं, कुत्ते टॉमी के मामले की बेस पर नहीं है। अच्छा, इसका जवाब मैं राजा साहब से भी चाहूंगी। सर आप बताइए, आपने गुफ्तगू सुनी चीमा साहब की? जी बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। खाली वो थोड़ी सी इस्तिलाहात शायद मिसअंडरस्टूड होगी। मैंने कहा था कि इंतजामी बुनियादों पे अगर यूनिट्स बनाए जाएं या डेवोल्यूशन की जाए, लेकिन उसकी बुनियाद लिसानियत ना हो, अच्छा, जुबान ना हो, नस्ल ना हो। ये ना हो कि जी यहाँ पर पख्तून बसता है, यहाँ पे पंजाबी है, ये सराइकी है, वो ना हो। बुनियाद यानी वो ना हो, और इंतजामी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिलहाल सूबे चूंकि अंडर डिस्कशन अभी नहीं है, और कोई ऐसी चीज को करना कि जब जो इख्तलाफात को मजीद हवा दे, तो वो मुनासिब नहीं होता। अगर उसके बगैर ही यानी डेवोल्यूशन थ्रू लोकल गवर्नमेंट हो जाए, जिस तरह चीमा साहब ने कहा, तो ये एक ज्यादा अच्छा और फिजिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि लोगों को तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए कि वो अपने फैसले खुद करें। यानी हर यूनियन काउंसिल में, हर तहसील में लोग अपने वसाइल को इस्तेमाल खुद करें, बजाय इसके कि कराची में या लाहौर में या कोयटा में किसी एक शहर में बैठ के तो उसके फैसले हों। बस इतनी बात है, उसका कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि कुछ सूबे ही में इजाफा हो। इंतजामी यूनिट्स को स्ट्रेंथन करके, अपना डिवॉल्व करके, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करके, बिल्कुल ठीक, तो बहुत से तरीके इसमें मुमकिन है। ठीक, तो ये उसकी रूह है जिस पर अमल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब आपके वक्त का। शहजाद सईद चीमा साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का।